गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी के बारे में। चंद्रबाबू नायडू की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे क्या रीज़न रहा है? क्योंकि करप्शन के केस में वो लिप्त पाए गए हैं। अभी वो अंदेशा है कि उन्होंने करप्शन किया है। हम किसी को भी कन्विक्ट को ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने करप्शन किया है। तो इससे रिलेटेड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जुडिशियल कस्टडी जो होती है क्या करता है, सस्पेक्ट क्या करता है या फिर क्रिमिनल क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं कोर्ट में। अब डायरेक्टली सरेंडर करते हैं कोर्ट में, तो इस केस में क्या होता है कि आपको अगर रिमांड बढ़ानी है किसी भी क्रिमिनल की या फिर सस्पेक्ट की, तो आपको कोर्ट से अनुमति लेना पड़ेगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहली क्या है कि कोर्ट जो आदमी सस्पेक्ट है वो सरेंडर करता है कोर्ट में। दूसरी चीज़ क्या है, आपको अगर इसकी जुडिशियल रिमांड या फिर आपको इसकी रिसर्च को या फिर इससे रिलेटेड इंस्पेक्शन को और बढ़ाना है तो आपको कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर क्रिमिनल को या सस्पेक्ट को हम जेल के अंदर रखते हैं। वहीं पुलिस कस्टडी की बात करते हैं। पुलिस कस्टडी क्या करती है, क्रिमिनल को लॉकअप में रखती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्रिमिनल जो होता है वो पुलिस के द्वारा लॉकअप में रखा जाता है और जुडिशरी के द्वारा वो जेल में रखा जाता है। आप जो है पूछताछ बिना मजिस्ट्रेट की इजाज़त के आप पूछताछ कर सकते हैं पुलिस कस्टडी में। पुलिस कस्टडी की ये खासियत होती है कि आप बिना मजिस्ट्रेट की इजाज़त के पूछताछ कर सकते हैं। जबकि आप देखेंगे जुडिशियल कस्टडी में आपको आरोपी को पूछताछ करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जुडिशियल कस्टडी के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। कोई भी सस्पेक्ट या फिर क्रिमिनल डायरेक्ट सरेंडर करता है कोर्ट में। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पूछताछ के लिए कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पर्सन को जेल में रखा जाएगा। ठीक है, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, इसमें पूछताछ के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगी। जबकि पुलिस कस्टडी में क्या है, पुलिस के द्वारा सस्पेक्ट को या क्रिमिनल को लॉकअप में रखा जाता है, जेल में नहीं रखा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, मजिस्ट्रेट की बिना इजाज़त के वो उससे पूछताछ कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा नेक्स्ट कस्टडी किसके अंदर आएगी, कि पुलिस के अंदर आएगी या फिर जुडिशरी के अंदर आएगी। आज क्या हुआ है कि वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण मुझे इसे दोबारा से डिस्कस करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी देरी के लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है मोरक्को से रिलेटेड है। मोरक्को में क्या हुआ है, अर्थक्वेक आने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन बन गई है। मोरक्को जो है साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक कंट्री है। हम इसे एलोबरेटली आगे डिस्कस करेंगे, मगर फ्रंट पेज की होने की वजह से मैं इसके बेसिक्स पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कोई भी अर्थक्वेक आता है तो जब दो प्लेट आपस में कंप्रेस होती हैं एक दूसरे की तरफ जाती हैं, एक्सपेंशन होता है, एक दूसरे से दूर जाती हैं या ट्रांसफॉर्म होती हैं, ऊपर नीचे चलती हैं, तब ये एक प्लेट ऊपर चलेगी, एक प्लेट नीचे चलेगी। जब ट्रांसफॉर्म होगा तो उसमें क्या केस में होगा, अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। तो मोरक्को में ये अर्थक्वेक 6.8 रिएक्टर स्केल पर नापा गया है इसका मैग्नीट्यूड। और मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था ईपी सेंटर क्या होता है, हाइपो सेंटर क्या होता है। आप यहाँ पर दो बातें नोट कर लीजिए। मोरक्को में एक सिटी है मरक्केस बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसे हिस्टोरिकल साइट माना जाता है। तो मरक्केस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मोरक्को जो है स्पेन से बॉर्डर नहीं मिलाती है। एक स्ट्रेट है जिब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए स्पेन को जाती है। और ये जिब्राल्टर स्ट्रेट दो वाटर बॉडी के बीच में है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी। ये सब चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। अगला आर्टिकल रिलेटेड है हमारा पॉलिटी से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू पूरा डिस्कस करेंगे, उसी दिशा में ये आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है
कि इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उसको आप फॉलो कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है बिकम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। कहना चाह रहा है कि जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, ये लॉ को बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो वाइस रॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो वाइस रॉय को सजेस्ट करती थी कोई भी लॉ, कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना। यही जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो बाद में हमारी कैबिनेट की फॉर्म में बन गई थी, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गई थी। तो इसलिए ये पॉइंट एकदम ठीक है, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक ब्रांच बनी थी इंटरिम गवर्नमेंट की। दूसरा क्या है, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज वेस्टेड ऑन प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर जो थी वो काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे उसमें निहित थी। ये गलत है, ये वाइस प्रेसिडेंट के पास निहित थी, जो जवाहरलाल नेहरू हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इसमें करेक्ट पूछा है तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ये दूसरा गलत तो ये भी गलत, और नन तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज ट्रांसफॉर्म इनटू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बदल दिया गया था, और पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर वेस्टोर्ड ऑन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। मतलब पावर जो प्राइम मिनिस्टर की थी वो वाइस प्रेसिडेंट के अंदर निहित कर दी गई थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। डिफेंस पोर्टफोलियो हेल्ड किया जाता था सरदार बलदेव सिंह के द्वारा। एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन जो है वो पंडित नेहरू के द्वारा होल्ड किया जाता था। होम और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता था। होम मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो नाम रखा था उस टाइम, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने पॉलिटी का डिस्कस किया, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है पॉलिटी थ्रो एमसीक्यू हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसी दिशा में ये क्वेश्चन था। आपको बेहद ज़रूरी था क्योंकि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और इंटरिम गवर्नमेंट किससे रिलेटेड है ये पूछा जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट आज़ादी के तुरंत बाद बनी थी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या किया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के साथ एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप की है। ये कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, क्योंकि हमने देखा है कि इंटरप्रेन्योरशिप में विमेन का रोल बहुत कम है। देखो इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिजनेस को जो ओनली हैंडल करते हैं उसमें क्या है, विमेन का रोल बहुत कम है। हम अपना इंटरप्रेन्योर्स डेवलप करते हैं, अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, तो विमेन के एम्पावरमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन में कोलैबोरेशन किया गया। ये 3 ईयर का प्रोजेक्ट है, इसको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है 2025 तक। ठीक है, हमारे लिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन ने क्यों कोलैबोरेशन किया, क्यों हमें पता होना चाहिए और किस कारण से कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं DNULM के बारे में। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन इम्प्लीमेंट किया गया 2014 में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है, 40% देती है, या यूनियन टेरिटरी और हिमालय रीजन को 90% देती, यूटी को तो 100% देगी। जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 100% शेयर दे देती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है DNULM के ऑब्जेक्टिव, देखो पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें स्किल डेवलपमेंट करना। जैसा बताइए विमेन को एम्पावरमेंट करना है तो स्किल डेवलपमेंट करना तो होगा ही होगा। क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये आप नोट कर लेना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो स्किल डेवलप किया जाता है वो मार्केट बेस्ड होता है। सेम एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव किया जाता है और एक्सेस क्रेडिट किया जाता है। इसमें क्रेडिट वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्रेडिट वाला पॉइंट अक्सर न्यूज़ में कवर नहीं होता है, तो हमें बहुत थॉरोली पढ़ के इसे कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला आर्टिकल फेयर एंड
रिम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में, एफआरपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो एफआरपी क्या होता है, शुगर केन को शुगर मिल्स के द्वारा परचेज किया जाता है। अब ये शुगर मिल जिस प्राइस पर परचेज करती हैं वो डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर। क्या होता है एफआरपी, आप यहाँ पर ये एक चीज़ जान लीजिए, एफआरपी जो है वो रिकमेंड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। जब ये सीएसीपी रिकमेंड करती है तो स्टेट गवर्नमेंट की एक कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड, वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करती है, इसको रिकमेंड कर देती है और इसको इम्प्लीमेंट कर देती है। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, शुगर मिल जो है इस प्राइस पर शुगर केन को खरीदती हैं और जो उनको लॉसेस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं और इससे किसानों को बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब ये अगला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये ड्यूअल प्राइस मैकेनिज्म। ड्यूअल प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, ड्यूअल प्राइस मैकेनिज्म में होता है एफआरपी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है सीएससीपी की रिकमेंडेशन के बाद। अब क्या करती है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस रखती है। ये दोनों प्राइस मिलाने के बाद किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर प्राइवेट मिल्स जो होती हैं वो इसको खरीदती हैं गन्ने को, और इन दोनों एफआरपी प्लस स्टेट एडवाइस प्राइजेस को मिला के जो प्राइस बनता है इस शुगर केन मिल्स को देना होता है किसानों को। ठीक है, तो ये एफआरपी और इससे रिलेटेड आर्टिकल था, स्टेट एडवाइस प्राइजेस से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज़ यहाँ अगर इनडायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि जो एमएसपी होता है वो एमएसपी गन्ने पे एमएसपी नहीं लगता है, गन्ने पे जो है एफआरपी मिलता है। एमएसपी 23 क्रॉप को मिलता है जिसमें से पैडी हो गया, धान और वीट हो गया, गेहूँ, ऐसी ऑयल्स की क्रॉप हैं, नारियल्स की क्रॉप है, इनको जो है एमएसपी मिलता है। तो वो भी इसी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, जिस तरह से एफआरपी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने यहाँ पर जान ली। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है साल में 2 बार, बाई एनुअली। ठीक है, ये हमारे रिफ्लेक्ट करती है रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो रिस्क हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करती है कि जो इंडियन फाइनेंस में रेजिलेंस है। आप यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट जान लीजिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा दी जाती है, जबकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो बाई एनुअली दी जाती है वो आरबीआई के द्वारा दी जाती है। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ये मैक्रो इकोनॉमिक शॉक को एब्जॉर्ब करती है। मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स क्या होते हैं, जैसे क्या होता है, ये हमारी इकोनॉमी, आप अगर इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे तो एक होती है माइक्रो इकोनॉमी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक होती है मैक्रो। देखो माइक्रो इकोनॉमी जो है सेक्टर वाइज होती है, ये हो सकती है तुम किसी सेक्टर की हो सकती है, किसी सिटी की हो सकती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी पूरी कंट्री की होती है, कि मैक्रो इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करती है किस तरह से हमारी कंट्री तरक्की कर रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में, और मतलब इस आर्टिकल को पूरा कवर कर लेते हैं। देखो ग्रॉस एनपीए क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का डाउन ट्रेंड पर है। मतलब हमारा जो ग्रॉस एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट पूरा समझेंगे, अभी थारोली समझेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एनपीए हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड में, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा एनपीए घट रहा है, नेट एनपीए भी घट रहा है। अभी ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी डिफरेंस देखेंगे। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा है। देखो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक ने किसी कॉमर्शियल यूनिट को 100 रुपये का लोन दिया, तो इसको बैकिंग करने के लिए कुछ रिस्क एसेट रखा जाता है। देखो लिखा नहीं है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, मतलब इसमें जितना रिस्क हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए कितनी बैकिंग रखी जाए। अगर ये
लोन हमारा वापस नहीं आता है तो हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की हेल्प लेकर उसकी मदद कर सकें बैंक को जो है ज़्यादा लॉसेस बियर ना करना पड़े। तो यही कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है। अगली बात की गई है कि हम रेगुलेशन को अपने बढ़ा रहे हैं, जो अनबैक्ड क्रिप्टो करेंसी है उसको कंट्रोल में ला रहे हैं, उसके ऊपर हमने अभी टैक्स इम्प्लीमेंट किए हैं कुछ, ठीक है। दूसरा, स्टेबल कॉइन को प्रायोरिटी दी जा रही है क्रिप्टो करेंसी में। मतलब ये कहने का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी में कुल मिलाकर रेगुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं। देखो, क्रिप्टो करेंसी का धीरे धीरे खेल ख़त्म हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसके पास लीगल बैकिंग है, ठीक है। दूसरी बात, ये फिएट करेंसी की तरह बिल्कुल वर्क करेगी। आपका CBDC मान लो आपके पास डिजिटल करेंसी है, तो आप 1 रुपये में RBI के पास 1 रुपया जाकर ले सकते हैं कैश की फॉर्म में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, CBDC में इंटरमीडिएटरी गायब हो रहे हैं। आप इंटरमीडिएटरी कोई ज़रूरत नहीं है। RBI जो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, जो एक ब्लॉक में चेंज होगा वो दूसरे ब्लॉक में चेंज होगा, वो RBI को पता चल जाएगा, तो इंटरमीडिएटरी का रोल ख़त्म हो जाएगा। CBDC का मैंने आपको फ़ायदे बताए थे कि फ़ॉरेन में हम ईजिली अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेंगे और ज़्यादा हमें भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि स्टेबल कॉइन इन्होंने समझाया। देखो, स्टेबल कॉइन एक ब्लॉकचेन करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसको वैल्यू को पैक्ड कर दिया जाता है करेंसी से, कमोडिटी से एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। आपको यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। देखो, कोई भी करेंसी होती है उसकी बैकिंग होती है। मान लो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन को कहा कि हम 10,000 करोड़ का एक स्टेबल कॉइन रखेंगे। ये क्यों रखेंगे? क्योंकि इसकी अगर गोल्ड से बैकिंग कर दी गई कि दुनिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा है, उस गोल्ड के आधार पर हमने एक स्टेबल कॉइन का प्राइस रखा है, ठीक है। तो यही है कि आप बैकिंग का मतलब होता है आप आधार किस चीज़ का ले रहे हो, कि गोल्ड का आधार ले रहे हो, कि आप सिल्वर का आधार ले रहे हो, किसी करेंसी का आधार ले रहे हो, तो उसके बेसिस पे किसी क्रिप्टो की वैल्यू डिसाइड की जाती है, उसे हम स्टेबल कॉइन कहते हैं। अगला पॉइंट कहा गया कि इंसॉल्वेंसी के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से रिजॉल्व हुए हैं और डिस्ट्रेस एसेट को हमने रेस्क्यू कर लिया है 70%, ठीक है। और जो केसेस में टाइम लगता था 512 डेज, उसे घटाकर 330 डेज कर दिए गए। कुछ टर्म्स इन्होंने यहाँ पर समझाए हैं, हम उन टर्म्स को समझ लेते हैं। पहला टर्म्स क्या है, कह रहा है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या है। जैसे मैंने आपको बताया है, कंपेयर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। वही बात की गई है कि कोई कैपिटल अगर हमने किसी को लोन दिया है, एज एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस लोन में कितना रिस्क है, उस रिस्क के बेसिस पर हम कैपिटल एक साइड में रख देंगे, उसी को हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एनपीए क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद देखेंगे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस है। अब एनपीए देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम इसे देखेंगे। देखो, कोई भी बैंक होती है तो बैंक के पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है एसेट और एक होती है लायबिलिटी। आप एक बात समझ लीजिए, जो एसेट होती है वो ये उसकी कैपिटल होती है। एसेट क्या होती है, मान लो मैंने बैंक ने किसी को लोन दिया, अब वो लोन देने के पता है इस पर इंटरेस्ट आएगा प्लस जो हमने लोन दिया है वो आएगा, तो उससे क्या होगा, ये बैंक को बेनिफिट होगा, तो ये बैंक की एसेट्स हो गई, ठीक है। और लायबिलिटी क्या होती है, मान लो आरबीआई से किसी बैंक ने लोन लिया है, अब बैंक को ये लोन चुकाना है, तो बैंक को ये लोन चुकाना पड़ेगा, तो ये बैंक की लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है, इसको डिफाइन किया जाता है कि अभी ये एसेट है मगर ये परफॉर्म नहीं कर रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं बैंक की एसेट क्या होती है। देखो, एक होती है स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट क्या होती है कि आप रेगुलर उस पर किस्त दे रहे हैं। देखो, हम यहाँ से समझ लेते हैं, मान लीजिए ये मैं हूँ और मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से मैंने लोन लिया 10,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 रुपये का लोन लिया। अब मैंने पहले महीने किस्त ऑन टाइम दे दी 1 तारीख को, दूसरे महीने किस्त ऑन टाइम दे दी 1 तारीख को, तीसरे महीने किस्त ऑन टाइम दे दी 1 तारीख को, चौथे महीने किस्त 90 डेज तक मैं नहीं दे पाया। मतलब इसमें मेरे कन्फ्यूज़न बना हुआ है और मैं इस किस्त को नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये देखो, जो एसेट हम लगातार पे कर रहे हैं वो रेगुलर एसेट हो गई, ठीक है, लगातार उसमें कोई डिले नहीं है, निल डिले।
और जैसे ही हम डिले कर दे रहे हैं उसकी किस्त में 1 से लेकर 90 दिन तक वो स्ट्रेस एसेट हो जाता है। ठीक है, अब स्ट्रेस एसेट को 3 चीज़ों में बदला गया है, SMA 0, SMA 1, SMA 2। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि 1 से लेकर 30 दिन तक कोई एसेट शक के दायरे में है कि आएगी नहीं आएगी, तो उसे SMA 0 नाम दे दिया गया। SMA 1 नाम 31 से 60 दिन वाले को दिया गया। SMA 2 नाम जो दिया गया है वो 61 से 90 दिन वाले को दिया गया। ठीक है, तो आगे क्या, अब ये 90, अब जैसे ही 90 दिन हो जाते हैं उसका अगला दिन लग जाता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाती है। मैं आपको ये थॉरोली समझा रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। आपको इसको समझते समय इंटरेस्ट नहीं आ सकता है, मगर ये चीज़ जो समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे समझ लीजिए, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जब 90 दिन से ऊपर आप डिले करने लगते हैं बैंक के लोन की किस्त को, उसके बाद से ये 3 फॉर्म में बदल जाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट NPA और डाउटफुल NPA और लॉस NPA। तो देखो सब स्टैंडर्ड NPA क्या होता है, NPA फॉर अप टू 12 मंथ, मतलब 3 महीने से लेकर 90 दिन से लेकर 365 दिन तक के जो लोन हमारा वापस नहीं आया है उसे सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। और 90 दिन से ऊपर जो होता है, अगर मान लो 12 महीने से ऊपर NPA अगर नहीं आया है तो वो हो गया डाउटफुल एसेट, और उसके बाद जो हो गया वो लॉस एसेट हो गया। ठीक है, मतलब उसके बाद जो है वो लॉस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने NPA के कुछ चीज़ें डिस्कस की। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आप इसे रिपीट करके सुनिए। आप अगर वीडियो को एक बार सुनते नहीं समझ में आती है तो सोने से पहले आप 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में सुन सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएं। अब हम देख लेते हैं ग्रॉस NPA और नेट NPA में क्या डिफरेंस होता है। अब हम ग्रॉस NPA और नेट NPA में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो ग्रॉस NPA क्या होता है, इन्होंने बताया टोटल वैल्यू ऑफ ऑल नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू अ बैंक और बिजनेस होल्ड्स, मतलब कोई भी जो टोटल पैसा हमारा नहीं आया है, ग्रॉस वर्ड हुआ, और जहाँ पर नेट वर्ड होगा मैंने आपको पहले भी बताया उसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो नेट में क्या है, कुछ ना कुछ माइनस होगा, और ग्रॉस में क्या है, कुछ भी माइनस नहीं होता है। तो टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम ग्रॉस NPA कहते हैं, और उसमें से अगर प्रोविज़न माइनस कर देते हैं तो वो नेट NPA होता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि प्रोविज़न क्या होता है। देखो नेट NPA क्या होता है, नेट NPA क्या होता है, प्रोविज़न माइनस कर दें। प्रोविज़न क्या होता है, मान लो 10,000 रुपये उन्होंने मुझे दे रखे हैं और इस 10,000 पर कुछ प्रोविज़न रखा है। देखो ये प्रोविज़न बताएं कि प्रोविज़न 25.05% ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, मतलब कि जो स्टैंडर्ड एसेट है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना, स्टैंडर्ड एसेट 90 दिन तक जो रेगुलर जा रहा है जिसकी किस्त, वो रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट हो गया, और जो 1 से 90 दिन तक का डिले किया किस्त में उसने, तो वो स्ट्रेस्ड स्टैंडर्ड एसेट हो गया। तो इसकी कुछ बैकिंग रखी जाती है। देखो इसमें भी बैकिंग होती है कि अगर नहीं आया तो बैंक को स्ट्रेसफुल कंडीशन से कैसे बचाएंगे, तो उस बैकिंग को 0.25% स्टैंडर्ड एसेट पर रखा जाता है, और डाउटफुल एसेट पे भी इन्होंने कुछ ना कुछ रखा है। ये परसेंटेज चेंज होता रहता है, आप इसको लर्न मत करना, बस इतना याद रखना है प्रोविज़न क्या होता है, माइनस होता है नेट NPA में से। ये प्रोविज़न क्या होता है, कुछ एसेट होती है, कुछ पैसा होता है, अगर पैसा नहीं आता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बैंक को रिस्क से बचा सकते हैं। तो ये हमने आज आर्टिकल डिस्कस किए। ये वीडियो मुझे दोबारा से बनाना पड़ी है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।